हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कि हमने पहले से कौन सी वीडियोस बनाई हैं और आप अकॉर्डिंगली अपना स्टडी प्लान कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज जो कि एमए एंट्रेंस ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी से रिलेटेड है या यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं द जियो इकोलॉजिस्ट के नाम से, या तो हमारे वेबसाइट thegioecologist.com पे जाके हमारे पेड कोर्सेज के डिटेल्स को भी देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो कि इंडिया का ड्रेनेज है उसको करने वाले हैं। उसकी सारी डिटेल्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और ऑल बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाएं तो आपको उसका इंटीमेशन हो जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो ऑल द बेस्ट विशेस। चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का, जिसमें हमारा टॉपिक है ड्रेनेज। तो इससे पहले के दोनों चैप्टर हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ड्रेनेज में हमारे पहले पैराग्राफ पे जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ड्रेनेज में आप देखेंगे कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब जब रिवर सिस्टम बोला गया है तो कई बार एक शब्द यूज किया जाता है, फ्लूवियल। फ्लूवियल शब्द जो है इसका मतलब जो फ्लो करे इससे होता है, और फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी या फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स करके इसको और भी तरीकों से पढ़ा जाता है। तो जिसमें स्ट्रीम, रिवर, ये सारा सिस्टम की बात हम करते हैं, मतलब सरफेस पे जो वाटर रन कर रहा है उसको हम लोग सरफेस ड्रेनेज पैटर्न के रूप में इस पूरे जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर, मतलब एक रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी है, इसमें जितना भी एरिया कवर होता है उसको हम, उस सिस्टम को एक ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। तो बेसिन एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ जिसमें चारों तरफ से पानी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा हो और एक नदी उसमें बह रही हो, तो ये सारा एरिया को हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। तो इस बेसिन को अगर आपको ध्यान से देखना है तो ये इमेज भी यहां पे आपको ध्यान से देखना चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि ड्रेनेज बेसिन कैसा दिखता है। और ड्रेनेज बेसिन में आप देखेंगे एक जो हाई जोन है जहां से पानी इधर भी फ्लो कर रहा है इधर भी फ्लो कर रहा है, मतलब अगर यहां पे क्लाउड बना और बारिश हुई तो बारिश का पानी दोनों ही चैनल से दोनों साइड को जाएगा, यानी दो तरह के ड्रेनेज डेवलप होंगे। और बीच का जो ये डिवाइडिंग लाइन होगा इसको वाटर डिवाइड भी कहते हैं, या एक साइंटिफिक वर्ड है इंटरफ्लूव भी कहते हैं, दो फ्लूवियल एरियाज के बीच की जगह है। तो कई बार इसी चीज को इंटरफ्लूवियल जोन भी कह देते हैं। और इसी को हमको पढ़ना है कि ये जो स्ट्रीम ए है इसका अपना ड्रेनेज चैनल है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रीम बी का अपना ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब इसमें इसकी खुद की ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करके ये नदी बन रही है और इसमें इसके खुद के ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करके नदी बन रही है। तो ये सारी चीजें आपको इस ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने से समझ में आता है। अब अगर ब्रॉडली आप देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया क्या है, तो इंडिया में जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है वो दो तरीके से पढ़े जाते हैं। एक वैसा ड्रेनेज सिस्टम जो कि रिलीफ फीचर्स या टोपोग्राफी से कंट्रोल होते हैं, यानी उसमें क्या होगा, जो हमारा स्लोप होगा किसी एरिया में, जो फीचर होगा वो उस ड्रेनेज को कंट्रोल करेगा। और इसी का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, मतलब ये एक लैंडफॉर्म्स का या एक गिवन स्लोप का रिजल्टेंट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। और इसी को अगर आप देखें तो हम दो पार्ट में डिवाइड करके भी पढ़ते हैं इंडियन ड्रेनेज को। एक को हम कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम और एक को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये जो सिस्टम्स हैं ये दोनों टोपोग्राफी के हिसाब से भी अलग है, दूसरी बात और है कि ये ओरिजिन के हिसाब से भी अलग है। तो ये ओरिजिन बेसिस पे भी, जेनेटिक क्लासिफिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। द वर्ड इज जेनेटिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस का मतलब होता है जन्म, ओरिजिन, तो ओरिजिन के आधार पे आप इसको देख सकते हैं। अब फर्दर अगर आप देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स इन इंडिया,
क्या है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीके हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ने का। तो एक तो ओरिजिन के आधार पे ही है, टोपोग्राफी के हिसाब से जो लैंड फॉर्म्स हैं, स्लोप्स हैं, उसके आधार पे ही है। और दूसरा है कि पानी इसमें पूरे साल रहता है या सिर्फ सीजन में रहता है। तो एक वर्ड आता है पेरेनियल। तो पेरेनियल होता है वो सिस्टम जो थ्रू आउट, जिसमें बारिश होती है, पानी होता है, ग्लेशियर मेल्ट करता है और पूरे साल उसमें पानी रहता है। तो हिमालयन रिवर ज्यादातर पेरेनियल रिवर सिस्टम है और इसमें थ्रू आउट द ईयर आपको पानी मिलेगा। राइट, इस रिवर में वाटर जो होता है वो रेन, उसके अलावा स्नो मेल्टिंग से भी एक्यूमुलेट होता है। और ध्यान रहे कि इसमें जो एग्जाम्पल हम देते हैं, इंडस का देते हैं, ब्रह्मपुत्र का देते हैं, जो कि प्योर हिमालयन रिवर है। और उसके अलावा जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है, और गंगा में बाकी रिवर सिस्टम्स भी ऐड हो जाते हैं एज अ ट्रिब्यूटरी। तो शुरुआत जो गंगा की होती है वो ग्लेशियर से ही होती है। तो हिमालयन रिवर में अगर आप देखेंगे कि ये बड़े लंबे कोर्सेस तक जाते हैं और ये बीच बीच में पहाड़ों को काट के भी निकलते हैं, जिससे एक फीचर बनता है जिसको हम कहते हैं गॉर्ज। तो गॉर्ज और कैनियन भी क्रिएट होता है जब हिमालयन रीजन को ये रिवर काटती है और आगे बढ़ती है। और फर्दर अगर आप आगे जाएंगे तो जब पहाड़ों से ये नदियां बाहर निकल के आती है तो फिर आप देखेंगे कि ये चौड़ाई में बढ़ जाती है। पहले तो ये डीपनिंग करती है वैली की, तो गॉर्जेस इस तरीके से बनते हैं। ये जो आप गॉर्ज देख रहे हैं, नदी की चौड़ाई कम है और ज्यादातर ये वर्टिकल इरोजन कर रहा है नदी। जब ये आगे बढ़ जाती है, प्लेन एरिया में आती है, तो यहाँ पे आपको मियांडरिंग मिलेगा। ये जो सर्पेंटाइन मूवमेंट ऑफ रिवर है वो बढ़ जाता है। और ऑक्सबो लेक भी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स और होते हैं जो कि हम देखेंगे। तो अगर पैटर्न की बात की जाए तो ड्रेनेज पैटर्न्स होता है वो चीज जो सरफेस पे एक पर्टिकुलर तरीके का आकृति बना रहा हो, तो इसको हम पैटर्न कहते हैं। तो अगर आप पैटर्न एनालिसिस करेंगे शेप के अंदर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पैटर्न बनाती है ये नदियां और उनके सिस्टम्स। तो उसमें से 4 एग्जाम्पल यहां दिए गए हैं: डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो शब्दों में ही आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डेंड्रिटिक होता है ट्री लाइक पैटर्न, पेड़ के जैसा। तो ट्री में अगर आप ब्रांचेस को देखेंगे तो एक ब्रांच से दूसरा जो ऐसे जुड़ा हुआ होता है कुछ इस प्रकार का। हमारा जो बॉडी में न्यूरॉन होता है, अगर आप नर्व्स को पढ़ेंगे तो न्यूरल स्ट्रक्चर भी डेंड्रॉन और डेंड्राइट को पढ़ाया जाता है। तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसको डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे ट्रेलिस पैटर्न। यहां लिखा भी हुआ है जहां पे रिजेस जो हो वो रेसिस्टेंट रॉक वाला हो, मतलब यहां पे लीनियर रिजेस हो, फॉल्ट लाइंस हो पीछे और इस पे नदी चल रही हो। तो नदी थोड़ा सा स्ट्रेट चैनल्स को ऑक्यूपाई करती है और इसके जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं वो 90 डिग्री पे जुड़ते हैं एक दूसरे से। ऐसे पैटर्न को हम ट्रिलिस पैटर्न कहते हैं। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ट्रिलिस पैटर्न आपको फॉल्ट वाला हार्ड रॉक एरियाज में, आपको पेनिनसुलर एरियाज में ज्यादा मिलेगा। हिमालयन रीजन में ज्यादातर आपको डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न मिलता है क्योंकि स्लोप जो है वो एक तरीके का है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, तो एक रेक्टेंगल जैसा कुछ फॉर्मेशन आपको दिखेगा जो कि ट्रेलिस के आगे वाले स्टेज में भी आपको दिखता है, जहां पे जॉइंटेड और फॉल्टेड टेरेन हो वहां पे ये मिल जाएगा आपको। और रेडियल ड्रेनेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सेंटर पे ओरिजिन हो रहा है और चारों दिशाओं में रेडिएट कर रहा है नदी यहां से। अगर ऐसा सिस्टम हो तो उसको हम लोग रेडियल पैटर्न कहते हैं। अगर कोई डोम एरिया है, कोई हाईलैंड है जहां से बारिश होके पानी चारों तरफ निकल रहा है, तो अगर आप हमारे यहाँ पे इंडिया में अमरकंटक प्लेटू को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां से कौन कौन से रिवर ओरिजिनेट होती है। तो इसको भी हम गौर से देख सकते हैं। तो फर्दर आइए और चले हम थोड़ा सा अपने डेवलपमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स और आगे की चीजों को देखें कि नदी कैसे जाती है आगे, तो क्या क्या फीचर बनाती है। तो उसके लिए ये डायग्राम आपको समझाने के लिए अच्छे से दिया गया है एनसीईआरटी में कि अगर सोर्स यहां पे है नदी का, और पहले नदी पतली सी होती है और डीप गॉर्जेस वैली से निकल के आती है और अपर कोर्स में यहां पे आप देखेंगे नदी को। फिर जब नदी थोड़ी सी चौड़ाई होने लग जाती है, नदी में लैटरल दोनों साइड को भी नदी जो है वो इरोड करने लगता है, तो वैली ब्रॉडन होता है मिडिल कोर्स में। और फर्दर जब नदी प्लेन्स में आ जाता है तो यहाँ पे मियांडर करना शुरू करता है, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल होता है, उसको मिट्टी आसानी से काटने के लिए मिलती है।
और जो नदियां सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं उसको कई बार बीच बीच में डिपॉजिट करती है, तो अपने ही कोर्स को छोड़ देती है, पुराने ड्रेनेज को छोड़ के नया पैटर्न ले लेती है। तो वहीं पे ऑक्सबो शेप का भी फॉर्मेशन आपको दिखेगा। और लोअर कोर्स में नदी जो है वो जब ओल्ड स्टेज में चली जाती है तो ये टूट जाती है मल्टीपल चैनल्स में, खुद के डिपोजिशंस को काट नहीं पाती, तो बीच बीच में से निकलती है और मिट्टी को छोड़ती है। इसको हम लोग ब्रेडेड चैनल कहते हैं। और यहां पे जब वो समंदर से मिलती है तो ये डेल्टा क्रिएट करती है। ये है पूरा सोर्स से लेके माउथ तक का रिवर का जर्नी। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ रिवर भी कहते हैं। जो नदी के डायरेक्शन में हो उसको लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ रिवर भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें अगर आप इसको देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ हिमालयन रिवर का जो ये जर्नी है वो तो समझ में आता है। अब थोड़ा सा देखें कि लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर जो है, जो सीजनल पैटर्न है, जहां पे वहां पे ग्लेशियर तो है नहीं, तो अंडरग्राउंड वाटर और सीजनल रेनफॉल से ही रिचार्ज होता है। तो वहां पे ज्यादातर ड्राई सीजन होता है, तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके भी पानी थोड़े से कम हो जाता है, उसमें शॉर्टर हो जाती है, उनका ब्रॉडनिंग जो लेंथ होता है, विड्थ होता है, वो कम हो जाता है। तो इसमें से कुछ आप देखेंगे हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में जो ओरिजिनेट होती है वो नदियां, कुछ वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है, तो वो वेस्ट से ईस्ट फ्लोइंग होती है। और कुछ एग्जाम्पल है जो कि यहां से हाईलैंड से ओरिजिनेट होके आपका अरेबियन सी में जाती है। तो सबसे पहले आगे चलते हैं, हम हिमालयन रिवर सिस्टम से शुरू करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में जैसा कि नाम है कि बर्फ से मेल्ट होके ये बनती है सबसे पहले, और आगे इसमें बारिश का पानी भी ऐड होता है। तो इसमें आप इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र को देखते हैं, और ये सारे तीनों रिवर सिस्टम और इनके ट्रिब्यूटरीज जो है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम को देखें। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी रिवर से आपकी जुड़ी हुई है। तो रिवर इंडस जो है वो तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर जो है वो राइज करता है, और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे ये लद्दाख को एंटर करता है, जम्मू एंड कश्मीर को, और फिर उसके आगे जांस्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इनकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो नदियां हैं, जांस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सारे इसके पानी को और ऐड करता है, बढ़ाता है कश्मीर रीजन में। और फिर आगे ये बाल्टिस्तान रीजन में और गिलगिट में चला जाता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह भी हम अभी जानते हैं। और इसके बाद अटॉक में जाके फर्दर आप देखेंगे माउंटेन से ये आगे बढ़ता है और पाकिस्तान में चला जाता है। और सतलज भी एक ऐसा नदी है जो कि तिब्बत में ही ओरिजिनेट करता है और पंजाब होते होते पाकिस्तान जाता है। फर्दर ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारे के सारे इंडस के ही ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसा कि आप मैप में भी देख पाएंगे। और फर्दर आगे बढ़े हम तो इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स, इवेंचुअली रीचिंग अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। कराची जो कि पाकिस्तान का एक शहर है, वहां पे उसके ईस्ट में ये फाइनली अरेबियन सी में मिलता है। और इंडस प्लेन जो है कि बहुत जेंटल स्लोप वाला प्लेन है, बहुत फर्टाइल है, और 2900 किलोमीटर का ये जो पूरा लेंथ है नदी का, ये फॉलो करता है। तो अगर आप नदियों को ठीक से देखना चाहते हैं तो मैप पे देखना बड़ा जरूरी है। तो जो बातें अभी हमने की, यहां पे मानसरोवर लेक के पास से जो ये इंडस रिवर लद्दाख को जाती है, और फर्दर आप देखेंगे यहां पे, और इसके साथ बाकी जो हिमालयन रिवर है वो सब इसमें ज्वाइन करता है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और यहां पे ब्यास, और ये सब जाके फाइनली इसमें मिलता है। तो सबसे आखिरी में अगर आप देखेंगे यहां पे, तो हमारा सतलज ही ज्वाइन करके फाइनली इंडस में, और फिर जाके ये नीचे साउथ में जाता है। अब यही इंडस वैली सिविलाइजेशन का सीट रहा, जो कि हम जानते हैं एंशियंट टाइम से। और फर्दर अगर आप हिमालयन सिस्टम में देखें तो हमारा ये गंगा वाला स्ट्रीम आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आता है, यमुना यहाँ से ओरिजिनेट करके इसमें ज्वाइन करती है। फर्दर यहाँ से आप देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें आप देखेंगे कौन से है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो यहाँ चंबल है, बेतवा है, केन है, यहाँ सोन रिवर है, ये सब गंगा में आके मिलती है राइट बैंक साइड से। और लेफ्ट बैंक साइड से आप देखेंगे शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारे इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। और गंगा फर्दर जो है आगे जाके ये बांग्लादेश में चली जाती है। फर्दर आप ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन देखिए तो लगभग सेम ओरिजिन है, ये सैंगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है, और यहां से आप फाइनली इंडिया को ये एंटर करती है गॉर्ज से। और इसमें फर्दर आप देखेंगे दिहांग, लोहित, दिबांग और सारे नदियां इसमें मिलती है, इधर से आने वाली तीस्ता इसमें मिलती है, और फाइनली ये बांग्लादेश में जाता है और मिलके फाइनली यहाँ पे एक डेल्टा बनाता है। फर्दर साउथ में अगर आप आ जाएं और पेनिनसुलर इंडिया को देखें, तो यहाँ पे देखिए जो आपका हाईलैंड्स है, सेंट्रल हाईलैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है सारी नदियों का। तो इधर आप देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग नदी में नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है, ये दोनों यहां पे मिल जाती है।
और फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे हाईलैंड से एक तरफ सोन नदी गई, एक तरफ महानदी गई, एक तरफ आप देखेंगे बाकी के कुछ नदियां हैं। तो ये गोदावरी जो है ये वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है और ये फाइनली यहाँ पे जाके आपको आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एंटर करती है। ये महानदी यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। कृष्णा रिवर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तुंगभद्रा इसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है, ये आप देख सकते हैं इस तरफ। इसके अलावा कावेरी जो है वो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिन होकर फिर से ईस्ट फ्लोइंग है। तो ये सारे के सारे मेजर नदियां हैं और इनके खुद के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो डिटेल के लिए आपको अलग मैप देखना पड़ेगा अगर आप इससे भी ज्यादा डिटेल स्केल पे देखना चाहते हैं। तो ये एक नेशनल लेवल का जो मैप है ये एनसीईआरटी ने आपको पढ़ने के लिए समझने के लिए दिया है। फर्दर आप आइए तो आगे हम चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर। लेकिन इससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जानकारी दी गई है यहाँ पे, उस जानकारी को आप गौर से देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का जो है, इंडिया उसके हिसाब से सिर्फ 20% ऑफ टोटल वाटर जो है वो यूज कर सकता है कमर्शियली अपने लिए। तो बाकी का जो है वो रोक नहीं सकता, उसको फ्लो करते रहने देना पड़ेगा। और वो सारा जो पानी है वो पाकिस्तान के इस्तेमाल में होता है। तो दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब आते हैं गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर और देखते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम में कि हेड वाटर्स ऑफ गंगा, जो शुरुआती दौर की गंगा है जहां से वो निकलती हैं और बनती हैं, तो इसको भागीरथी कहते हैं। और जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ज्वाइन करती है अलकनंदा को देवप्रयाग में। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रीम है और ये जो स्ट्रीम है, ये दोनों यहाँ पे देवप्रयाग में ऐसे ज्वाइन करके फिर यहां से गंगा के नाम से जानी जाती है। इससे पहले भागीरथी और अलकनंदा जो है वो दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फर्दर आप देखेंगे इसमें कि इससे पहले जो है इसमें और भी स्ट्रीम्स मिलती है जो कि आप देखेंगे अलग अलग प्रयागों के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे इंडिया में। इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी इसकी बातें की गई हैं कि इसको बड़ा संगम को बड़ा प्योर जगह माना जाता है। तो बहुत सारे और प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो ये सारे जो प्रयाग है आपको वो देखने चाहिए, समझने चाहिए मैप के ऊपर। और फर्दर आप आइए कि इसमें मेन ट्रिब्यूटरी अगर आप देखें तो पेनिनसुलर अपलैंड से कौन सी नदियां आती है गंगा बेसिन में, तो चंबल आता है, बेतवा आता है, सोन आता है। और ये सारा का सारा जो है वो शॉर्ट कोर्स वाली जो सेमी एरिड एरिया से निकलने वाली नदियां हैं। फर्दर आप देखेंगे इसमें तो गंगा का राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में से गंगा जो है वो फरक्का की तरफ जब जाती है तो दोनों ज्वाइन करके गंगा को एक बड़ा सा नदी बना देता है और ज्यादा इसमें पानी आ जाता है। और फाइनली गंगा डेल्टा जो है वो वहां पे क्रिएट होता है जब ये फाइनली जाके मिलती है। फर्दर आप देखेंगे कि जो डेल्टा क्रिएट होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से, उसको हम जानते हैं सुंदरबन डेल्टा के नाम से। और एक बात यहां लिखी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है कि डाउनस्ट्रीम जो ब्रह्मपुत्र है उसको हम मेघना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में अगर आपको पता हो कि ये सुंदरी ट्रीज होती हैं जिनकी वजह से मार्शी लैंड है ये, तो इसका नाम है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है। और भी डिटेल्स आप सुंदरबन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो लेंथ ऑफ गंगा अगर आप देखेंगे तो 2500 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो 2500 किलोमीटर का लेंथ है, ये आप देखेंगे इसके बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न है रिवर के जो हमने देखे, ज्यादातर डेंड्रिटिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और फर्दर आप देखेंगे कि प्लेन्स ऑफ अंबाला टू सुंदरबन 1800 किलोमीटर का प्लेन बनाता है ये। और इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि सारा का सारा ये हमारा ग्रेन बॉल की तरह पूरे यूपी और बिहार से आगे लगते हुए ये हमारे को देता है बहुत अच्छी मिट्टी, बहुत अच्छा पानी, जो कि हमारे लिए बड़ा जरूरी है, हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा जरूरी है, एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। फर्दर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम को, तो इसमें आप देखेंगे कि ये तिब्बत में राइज करता है और ईस्टवर्ड फ्लो करता है। ये वहीं जो है इंडस वेस्टवर्ड फ्लो करता है, यानी ओरिजिन एक ही हाईलैंड है और वहां से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करता है। मानसरोवर लेक के बहुत पास से ये निकलता है और स्लाइटली ये जो है वो लॉन्गर है इंडस से। और इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ज्यादातर जो इसको लंबाई है वो इंडिया से बाहर है, यानी तिब्बत में फ्लो करती है। और ईस्टवर्ड फ्लो करते करते ये एक जगह है जहां पे आप देखेंगे लिखा है नामचा बरवा।
7757 मीटर्स। यहां पे ये यू टर्न ले लेता है अरुणाचल के ठीक ऊपर, और यहां से एक बहुत डीप गॉर्ज काटते हुए इंडिया को एंटर करता है। और ज्यादातर जो टिबेटन लैंडस्केप है वो बहुत कोल्ड और ड्राई एरिया है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें कम होता है। जब इंडिया में आ जाता है ब्रह्मपुत्र, और उसमें जब ये इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, तो इसमें बहुत ज्यादा सिल्ट और पानी दोनों आता है, और बहुत सारे ब्रिडेड चैनल जो है ये बहुत सारे एरियाज में, खास करके असम में बनाता है, जहां पे बहुत सारे रिवर के बीच में भी आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, डिपोजिशंस। और इसमें एक बहुत फेमस आइलैंड है, अगर आपने नाम सुना हो, वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स में से माजुली आइलैंड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवराइन आइलैंड है इंडिया में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है असम में। और ये हर साल बहुत सारा फ्लड लेके आती है, आपको पता होगा, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो समझ में आएगा कि इतने सारे डिपोजिशंस करता है ये। फर्दर आते हैं हम अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होने वाली नदियां ज्यादा हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग है। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुला, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारा सारा ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। इसके अलावा सिर्फ नर्मदा और तापी है, और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरी है छोटी छोटी, जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। अब आते हैं इन नदियों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं थोड़ी इंफॉर्मेशन इनके बारे में जो दी गई है। तो नर्मदा बेसिन को देखें तो ये अमरकंटक हिल्स जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहां से राइज करता है, और ये वेस्ट की तरफ रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। तो यहां पे फॉल्टिंग का प्रोसेस है, और ये स्ट्रेट कोर्स लगभग अपनाता है। फॉल्टिंग होता है यानी मूवमेंट हुआ दोनों ब्लॉक के बीच में, और उसको ऑक्यूपाई किया ये नदी रिफ्ट वैली को। तो इसमें देखेंगे नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरस्क लोकेशंस, और इसमें सबसे फेमस लोकेशंस में से आप देखेंगे मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जहां पे नर्मदा जो है वो डीप गॉर्ज से फ्लो करती है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा वाटरफॉल है, अगर आप घूमने जा सकते हैं, आपने देखा हो जबलपुर में, जो धुआंधार वाटरफॉल है। तो रिवर यहां से जो है वो प्लंजिंग एक्शन से निकलता है दोनों गॉर्ज के बीच से, और ये स्टीप कटिंग होते हुए मार्बल्स को काटते हुए नदी जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। फर्दर आप देखेंगे कि नर्मदा जो है उनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी छोटी है, और वो उसको ऑलमोस्ट राइट एंगल्स पे टच करती है, यानी डेंड्रिटिक नहीं, ट्रेलिस पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। और नर्मदा बेसिन कवर करता है एमपी और गुजरात का एरियाज। तापी पे आ जाइए आप, तो तापी जो है वो सतपुरा रेंजेस में है। अब हमने विंध्यास और सतपुरा की बात फिजिकल फीचर्स वाले पिछले लेक्चर में की थी, तो आप उस मैप से रिलेट कर पा सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये फ्लो करता है रिफ्ट वैली में पैरेलल टू नर्मदा, और ये छोटा है उससे लेंथ में, और एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के एरियाज को ये कवर करता है। और कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। तो ये नैरो कोस्टल प्लेन्स में अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे नदियां भी हैं जो यहाँ पे फ्लो करती है। तो साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, ये कुछ नदियां हैं जो छोटे डिस्टेंसेस कवर करके वेस्टर्न घाट से आपको देखेंगे कि वेस्ट में ही जमा करती है पानी को। फर्दर आप देखेंगे गोदावरी बेसिन पे, तो गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका लेंथ 1500 किलोमीटर है, और ये ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में, नासिक से ओरिजिनेट करके ईस्ट की तरफ आता है। और ड्रेनेज बेसिन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरे पेनिनसुलर रिवर में। और इसका बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में जाता है, तो महाराष्ट्र में 50% बेसिन है इसका, और एमपी में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। फर्दर गोदावरी ज्वाइन कर किया जाता है बहुत सारे ट्रिब्यूटरी से, जिसमें पूर्णा, वर्धा, परनहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, आप मैप पे देख सकते हैं। और फर्दर आप देखेंगे कि लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड एरिया इट कवर्स। इट्स ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। याद रहे कि गोदावरी को दक्षिण गंगा का भी दर्जा दिया गया है, और इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी, हमारे पुराणों में भी इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। फर्दर आप देखेंगे महानदी बेसिन को, तो महानदी बेसिन जो है वो राइज करता है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में, और ये फ्लो करता है उड़ीसा की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, और 860 किलोमीटर तक जाता है। इसका ड्रेनेज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से शेयर होता है। फर्दर आप देखेंगे कृष्णा रिवर पेनिनसुलर रिवर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये राइज करता है एक स्प्रिंग से, नेचुरल स्प्रिंग से, महाबलेश्वर में। अगर महाबलेश्वर आपको पता हो वेस्टर्न घाट में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। और कृष्णा 1400 किलोमीटर
मूव करता है ईस्टवर्ड बे ऑफ बंगाल की तरफ, और तुंगभद्रा इसका सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी है। कोयना रिवर, घटप्रभा, मुसी, भीमा, ये सब इसके बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। और इसका ड्रेनेज अगर आप देखेंगे, ये शेयर होता है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के साथ। फर्दर कावेरी बेसिन को देखा जाए तो कावेरी बेसिन राइज करता है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, और ये जाता है फिर से बे ऑफ बंगाल में साउथ ऑफ कडलोर जो कि तमिलनाडु में है। अब इसका लेंथ 760 किलोमीटर है, 760। और ज्यादातर इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं जो आप देखेंगे, अमरावती, भवनी, हेमावती, काबिनी, ये सारे इसके मेन मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका बेसिन जो है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट्स को देखता है, ड्रेन करता है। और आप फर्दर अगर देखें, यहां पे जो इंफॉर्मेशन है कि रिवर कावेरी मेक्स सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिव समुद्रम। और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल भी है। तो वहां पे आप देखेंगे मैसूर में, बैंगलोर में, कोलर गोल्डफील्ड, केजीएफ, ये जो एरियाज है यहाँ पे सारा जो सप्लाई है वो यहीं से आता है। फर्दर आप अगर देखेंगे तो बिसाइड दीज मेजर रिवर देर आर सम स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट बे ऑफ बंगाल में। कौन सी रिवर है? तो दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरनी है, सुबर्ण रेखा है। अगर आप ये रिवर्स को देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब छोटा नागपुर रीजन से होके बे ऑफ बंगाल को जाता है, और आप इसको एटलस पे देख सकते हैं। फर्दर अगर इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में देखें नदियों के अलावा, तो जो बाकी वाटर बॉडीज है वो आप देखेंगे लेक्स के फॉर्म में भी है। तो थोड़ा लेक्स के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि वैली ऑफ कश्मीर में फेमस है डल लेक, हाउस ऑफ बोट्स और शिकारा के लिए फेमस है। इसके अलावा श्रीनगर में, नैनीताल में और भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहां पे ऐसे न्यूमरस लेक्स हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारे लेक हैं। तो आप देख सकते हैं इतने सारे लेक्स की इंफॉर्मेशन यहां दी गई है। और इसमें देखेंगे कि इंडिया इज लैंड ऑफ मेनी लेक्स। अब लेक्स में भी आप देखेंगे कि ये साइज में और कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग हैं। तो कैसे है? तो ज्यादातर लेक जो है वो परमानेंट नेचर के हैं, और इसमें आप देखेंगे कि कुछ लेक जो है वो बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज है, सेमी एरिड एरियाज में। तो आप देखेंगे कि पानी आके इस लेक को चारों तरफ से इसमें जाता है, और ऐसे लेक को हम लोग एंडोरेइक लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा पानी यहाँ पे जमा होता है चारों तरफ से, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है, सीजनल स्ट्रीम्स पानी को जमा करती है। और ऐसे हिमालयन रीजन में भी पैंगोंग लेक है, और भी लेक्स हैं जो आप देख सकते हैं। सिक्किम में भी गुरुडोंगमार लेक है। तो ऐसे बहुत सारे लेक है जिसके कुछ आसपास ग्लेशियर भी है, कुछ नेचुरल स्प्रिंग सोर्सेज है। तो इस तरह का जो लेक बंद हो जाता है लैंड के अंदर, उसको एंडोरेइक लेक्स भी कहते हैं। और इसी का ऑपोजिट अगर हो जाए कि नदियां यहीं से निकलने लग जाए, तो आपको रेडियल पैटर्न जैसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसा भी होता है। अब बात करते हैं कि मियांडरिंग जो होता है नदी का, जो नदी ये इस तरीके से सर्पेंटाइन, सांप के जैसा मूवमेंट में चलती है। तो यहां पे आप देखेंगे कुछ कट ऑफ एरियाज को ऑक्सबो लेक भी बनता है। तो आप देखेंगे पुराना कोर्स यहां था, अब नदी ने शिफ्ट कर लिया, तो ऐसे ऑक्सबो शेप में, इस शेप में बहुत सारा आपको ऑक्सबो लेक्स भी मिलता है। और बीच बीच में आपको जो डिपोजिशंस होते हैं चैनल्स के बीच में, इसको आप देखेंगे स्पिट्स का फॉर्मेशन, बार का फॉर्मेशन। इसके अलावा कोस्टल एरिया में चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये लेक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लगून वाले लेक हैं ये। इसके अलावा आप सॉल्ट लेक की बात करें तो सांबर लेक बहुत फेमस है राजस्थान में। तो आप गौर कर रहे हैं कि हिमालयन रीजन से लेके सांबर लेक तक लेक के कैरेक्टरिस्टिक इंडिया के फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी को भी बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक जो है उनका ओरिजिन ग्लेशियल है। तो जम्मू एंड कश्मीर से लेके आपका अरुणाचल तक जितने भी लेक हैं, तो आप देखेंगे वुलर लेक है कश्मीर में, डल लेक है, भीमताल, नैनीताल, लोकतक लेक, बारापानी, जितने भी हैं ये सारे फ्रेश वाटर लेक्स में आते हैं। और इसके अलावा कुछ जो ट्रांस हिमालयन रीजन में है, जैसे पैंगोंग लेक है, सोमरीरी लेक है, गुरुडोंगमा लेक है, वो जो है लेक, वो फ्रेश वाटर लेक नहीं है, उनमें सॉल्ट और टर्बिडिटी ज्यादा है। और वहां पे क्योंकि वो एंडोरेक है, उसमें फ्रेशनेस ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, सॉल्टी वाटर मिलेगा या एल्कलाइन वाटर मिलेगा। तो ये नेचुरल लेक्स जो है वो हिमालय के इस तरफ वाले एरियाज में है। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल लेक के अलावा हमने बहुत सारा डैम भी कंस्ट्रक्ट किया है, और भाखरा नांगल प्रोजेक्ट हो गया, या टेहरी डैम का प्रोजेक्ट है, गुरु गोविंद सागर नाम है इस भाखरा नांगल का, सतलज के ऊपर जो प्रोजेक्ट है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे फोटो दिया गया है मणिपुर का लोकतक लेक का भी। और इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन और दिया गया है जिसको हम लोग देखते हैं कि लेक्स
लेक्स जो है वो उनकी वैल्यू क्या है इंसानों के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्लो ऑफ रिवर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, हैवी रेनफॉल के दौरान, फ्लडिंग और ड्राई सीजन के दौरान जो है वाटर लेवल को मेंटेन करता है, नेचुरल ब्यूटी है, रिक्रिएशन फैसिलिटी और टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के लिए बड़ा जरूरी है। तो ये ओवरऑल एनवायरमेंटल वैल्यू बहुत है इन चीजों का। और आखिरी में आपको एक चीज जो यहां दी गई है, आप देखेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है रिवर का। एक तो हमारा इंपॉर्टेंस है जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है, नदी और उसका जो संगम है इंडिया में, जिसको हम ट्रेडिशनली वर्शिप भी करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं उस चीज का। तो एक तो वो फैक्टर है, उसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत सारा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, ये तीन तो मेजर पिलर है। इसके अलावा हाउस होल्ड यूसेज, इंडस्ट्रियल यूसेज, कितने तरीके से हम पानी का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लाइवलीहुड के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है ना। और रिवर पोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे को देखने की जरूरत है, क्योंकि रिवर इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा लाइफ लाइन है इंडिया का। तो रिवर को मेंटेन करना भी जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे हमने उसकी क्वालिटी को खराब कर दिया है समय के साथ, उसमें बहुत सारा कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, अनट्रीटेड वेस्ट जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक एक्शन प्लान बनाएं। तो इंडिया में बहुत सारे एक्शन प्लान बने, जिसमें गंगा एक्शन प्लान जो है ये इसका पहला फेज 1985 में ही बना, और इसको बंद कर दिया गया था ईयर 2000 में। और स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसका रिव्यू करती है और इसको देखती है। तो गंगा एक्शन प्लान में अगर आप देखेंगे, इसमें आप ये जो रिव्यू कमेटी है बहुत सारी चीजों को बताती है कि कितना जगह पे कवर होता है, कहां से इसमें पॉल्यूशन आता है, और इसको मॉनिटरिंग और मैपिंग करके और चीजों को चेंज करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 किलोमीटर of large cities। तो गंगा का पानी बहुत सारा जो पोल्यूशन लोड है वो ले भी लेता है, और बहुत सारा चीज आपको मदद भी करता है, क्योंकि इसके पास एक सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं इस पानी में कि ये पानी जो है ये एक तरीके से नेचुरली क्लिनजर का काम करता है। लेकिन इसका भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, इसमें जरूरत से ज्यादा सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट चला जाता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है। गैंजेटिक डॉल्फिन और बहुत सारे और बायोडायवर्सिटी के लॉस का कारण बना है पास्ट में। तो ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और रिवर को हमें, जैसे हम उसको मानते हैं कल्चरली कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही जैसे वर्शिप करते हैं, वैसे ही एक भावना के साथ हमें इसकी क्लीनिंग का भी ध्यान खुद रखना चाहिए, और दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि कोई एजेंसी आके साफ करेगी या कोई सरकारें आके साफ करेगी। तो ये बातों को लेके हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज दिया गया है जो कि आप कर सकते हैं फ्री टाइम पे, समझ सकते हैं। बट ओवरऑल जो सिनेरियो है ये है कि आपको इंडिया का रिवर मैप का प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो रिवर मैप का प्रैक्टिस करेंगे अगर आप, तो आपको बहुत फायदा होगा, आप आंसर्स लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, मैपिंग से आप रीजनल एनालिसिस और भी जो मुद्दे हैं नदियों से जुड़ी हुई, जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, प्रोजेक्ट्स हैं, और भी जो एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं, उससे रिलेटेड बातें आप कर पाएंगे जहां भी आपको जरूरत होगा, और मैप बना के कर पाएंगे, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होगा ज्योग्राफिकल स्टडीज में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को, और लाइक बटन भी दे दिया होगा हमें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बीइंग पेशेंट, और कृपया ये वीडियो को आगे बढ़ाइए और भी लोगों को शेयर करिए। और इसके आगे हम 4th चैप्टर की बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट विशेस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंजॉय।